को स्लो कर देता है। तो वो क्या करता होगा, ऐसा रास्ता थोड़ी बनाता होगा, वो और रुकावट खड़ी करता होगा, वो पहाड़ को और ऊंचा कर देता होगा, ठीक है ना। तो वो उसके तरीके से क्या करता है, रिएक्शन को स्लो कर देता है। लेकिन मैक्सिमम केसेस में कैटलिस्ट जो होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। कल जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था, आज भी ले लेता हूँ, कॉन्टैक्ट प्रोसेस का SO2 प्लस O2 गिव्स राइज टू SO3, इसको बैलेंस कर लीजिए 2 2। तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट का काम करता है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड, और पर्टिकुलरली इस रिएक्शन के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है NO। जितना ज़्यादा कैटलिस्ट आप, और ये भी गैस है, ये भी गैस है, जितना ज़्यादा आप NO की कंसंट्रेशन लोगे उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। ये चीज़ लिख ली। इस वाले में भी करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इंटेंसिटी, अच्छा ये तो लिख दिया था मैंने, चलिए एक चीज़ और बता देते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन, इंडिपेंडेंट होती है। यानी आप हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी भी लो, क्लोरीन की कंसंट्रेशन कितनी भी लो, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ से रेट ऑफ रिएक्शन वेरी करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट से वेरी करता है। ऐसे रिएक्शन जिनका रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड नहीं करता है, ऐसे रिएक्शंस को हम लोग ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। चलिए, तो तीसरा पॉइंट आते हैं जो कि हमें डिटेल में पढ़ना है। ये सब तो पॉइंट से थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए थे। जो मेन पॉइंट जो हमें डिटेल में पढ़ना है, दैट इज थर्ड पॉइंट, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल करके, थोड़ा सा बता देते हैं। एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर by 10 degree centigrade, the rate of reaction increases 2 to 3 times। 2 से 3 गुना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, ये शुरू वाली स्टडी है, इन द बिगिनिंग ये देखा गया। बाद में आए आर्जीनियस साहब, उन्होंने कहा क्या,
रेट ऑफ रिएक्शन, एक मिनट, ये है रेट कांस्टेंट, दिस इज रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर, ये उन्होंने इक्वेशन दी। ये हम समझेंगे बाद में कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये जो रेट कांस्टेंट है ये कैसे वेरी करता है, और अगले लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि रेट कांस्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन से क्या लेना देना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया थर्ड पॉइंट। चलिए, एंड द लास्ट पॉइंट इज कंसंट्रेशन और concentration of reactant. तो रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, क्या होता है, इंक्रीज होता है, इससे कंसंट्रेशन के इंक्रीज करने से। एक ऑप्शन है, बट बहुत सारे रिएक्शंस के अंदर देखा गया है कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज भी हो जाता है। अब वो देखेंगे कहाँ कहाँ पर होता है। तो पहला ये है इंक्रीज करने पे इंक्रीज, दूसरा ये है इंक्रीज करने पे डिक्रीज, तीसरा रेट ऑफ रिएक्शन नो चेंज। क्या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को चाहे इंक्रीज करो और चाहे डिक्रीज करो। तो ये सब चीज़ें हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। हो गया, चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रेट लॉ। तो क्या है रेट लॉ, लिख लीजिए एक लाइन। इट एक्सप्लेन्स द relation of concentration of reactants and products with rate of reaction। ठीक है, चलिए, ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन हम लोग कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे नहीं क्योंकि अभी 12th में। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिर्फ सिंपल वन, तो कॉम्प्लेक्स वाला हमें पढ़ना है।
ओके ओके। तो सबसे पहले साइंटिस्ट आए जिन्होंने रेट लॉ दिया, और उन्होंने क्या कहा कि रेट लॉ बहुत आसान है देना। आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखिए। मान लीजिए मैं लिख देता हूँ कोई भी रिएक्शन A प्लस B गिव्स राइज टू प्रोडक्ट P। ऐसा करते हैं, इसके आगे 2 लिख देते हैं, इसके आगे 3 लिख दें, या छोड़िए नहीं लिखते। ओके। उन्होंने कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, नो प्रॉब्लम। रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको कि अब मैं स्मॉल r लिखा करूँगा, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, और जो स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है इसको पावर में ले आइए। ओके। दूसरा, बी के लिए इसके स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को पावर में ले आइए। तीसरा, दोनों को कंबाइन कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, a की पावर 2 b की पावर 1। ये हो गया। एक प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाइए और एक कांस्टेंट लगा दीजिए। ये उन्होंने कहा ऐसे लिख दीजिए, कौन सा मुश्किल काम है। पहले क्या करिए, इक्वेशन को बैलेंस करिए, बैलेंस करने के बाद स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को पावर बना के लिख दीजिए इस तरीके से। हो गया। तो बाद में जब साइंटिस्ट आए और उन्होंने फर्दर रिएक्शन बहुत सारे रिसर्च किए, इन्होंने उसका बाकायदा एग्जाम्पल भी दिया, लेकिन बाद में जब साइंटिस्ट ने और रिएक्शंस की स्टडी की, उनके मैकेनिज्म को स्टडी किया, तो देखा कि उनके इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं कर रहे। तो फर्दर स्टडी के बाद इस नतीजे पे पहुंचे कि ये जो फॉर्मूला वैलिड है, या ये जो प्रोसेस वैलिड है, ये उन रिएक्शन के लिए वैलिड है जो रिएक्शंस सिंगल स्टेप रिएक्शंस हैं। एक स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। जो रिएक्शन कई स्टेप में कंप्लीट होते हैं उनके लिए ये वैलिड नहीं है। ओके। सिंगल स्टेप रिएक्शन को हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है। और मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, सिंगल स्टेप नहीं है, कई स्टेप में हो रहा है, तो उसके अंदर जो सबसे स्लो वाला स्टेप होगा वो स्टेप एलिमेंट्री रिएक्शन कहलाएगा, और एलिमेंट्री स्टेप कहलाएगा। और उसमें जो रिएक्शन के अंदर जो स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं वो वाले आप डायरेक्ट लिख करके रेट ऑफ रिएक्शन बना सकते हैं। ठीक है। तो एक उसका एग्जांपल भी कर लेते हैं। मान लीजिए यही रिएक्शन मैं ले लेता हूँ, तो इसको बनाते हैं यहीं पे।
या अगले पेज पे दूसरा ही बनाते हैं। ए प्लस 3b 2c ये बन रहा है, ठीक है। लेकिन ये सिंपल रिएक्शन नहीं है, तो इसका रेट लॉ लिखना है। रेट लॉ में क्या आता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एंड रेट ऑफ रिएक्शन और कांस्टेंट, जो हमने यहाँ पर लिखा, यानी इस तरीके से ये रेट लॉ कहलाता है। अभी और देखेंगे इसको। तो मान लीजिए मैं काफ़ी स्टेप में हो रहा है, A plus 2B gives rise to P. One step. P plus D gives rise to C. And B plus C plus Q gives rise to C plus D. Yes. ये मान लिए 3 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, और ऐसे रिएक्शंस को क्या कहते हैं? जो सिंगल स्टेप में नहीं होते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जो एक स्टेप में होते हैं उनको क्या कहते हैं? सिंगल स्टेप या एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, इसको ऐड करिए, देखिए ऊपर वाली इक्वेशन बन रही है। ए, इधर और कोई है? नो। ए, इधर जब इसको ऐड करेंगे तो इस पी से ये पी कट जाएगा, अपोजिट साइड वाले कैंसिल हो जाते हैं। ये डी से ये डी कट जाएगा, इस क्यू से ये क्यू कट जाएगा। 2b प्लस बी 3b इज इक्वल टू C प्लस C 2C। यस, ठीक है। सपोज मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि ये जो रिएक्शन है ये इन 3 स्टेप्स में हो रहा है। इसमें ये वाला जो स्टेप है, फर्स्ट वाला, ये स्लो स्टेप। स्लो स्टेप को एक और नाम दिया जाता है, ये बताएगा? एलिमेंट्री नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाम आपने सुना होगा, याद आया?
रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, है ना। हाँ, स्लो स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हैं, RDS। तो अब आपको अगर उसने दे दिया है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इसका ये है, तो आप इसका रेट लॉ लिख दीजिए। तो हम कहेंगे यस सर, नो प्रॉब्लम, अभी लीजिए। तो इसका रेट लॉ क्या हो जाएगा, इसका रेट लॉ हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज स्मॉल आर, जगह नहीं है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 1 आ गया, फिर इनटू बी, इसका कोएफिशिएंट क्या है 2, तो 2, तो इक्वल का साइन लगाएंगे तो रेट कांस्टेंट आ जाएगा, ए की पावर 1 और बी की पावर 2। ठीक है, ये इसका क्या आ गया, रेट लॉ आ गया। लेकिन देखिए पहले वाले से ये डिफरेंट है, इस बार पावर डिफरेंट आई, ठीक है ना। लेकिन शर्त क्या है, डायरेक्ट आप जब ही लिख सकते हैं जब आपको सिंगल स्टेप रिएक्शन दिया हुआ हो या स्लोवेस्ट स्टेप दिया हुआ हो, तब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। वरना फिर सर कैसे निकालेंगे, तो वरना निकालने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि आप एक्सपेरिमेंटली उसको करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, मान लीजिए 2 रिएक्टेंट है या 3 है, ए बी सी, तो हमने बी को सी को कोई चेंज नहीं किया, ए में मैंने मान लिया कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन टाइम से मैंने चेक किया, पहले हुआ था 30 सेकेंड में, अब हो गया 10 सेकेंड में या 15 सेकेंड में, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन डबल की तो रेट ऑफ रिएक्शन आधे टाइम में हुआ, यानी डबल हो गया। यहाँ से मुझे रेट मिल गया, और वेरीफाई कर लिया, 2-3 डाटा उसी के ले लिए, अब की बार 4 गुना कर दिया तो देखा 4 गुना टाइम कम लगा। फिर मैंने ए को भी कांस्टेंट किया, सी को भी कांस्टेंट किया, इस बार बी की कंसंट्रेशंस को वेरी किया, बी की कंसंट्रेशन को डबल किया, ट्रिपल किया, हाफ किया, उससे मैंने देखा बी की कंसंट्रेशन डबल करने पे रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, तो बी की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ए बी को कांस्टेंट किया, अब सी के साथ चेंज किया, सी की कंसंट्रेशन को डबल किया, कोई चेंज नहीं आया रेट ऑफ रिएक्शन में, इसका मतलब सी की पावर 0 हो गई। ठीक है ना, डबल किया फिर ट्रिपल किया, 4 टाइम्स किया, कोई चेंज नहीं आ रहा सी पे, तो इसका मतलब सी की कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये पार्ट हम लोग कल करेंगे। तो यहां से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी हम लोग निकाल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन इज इक्वल टू, जो ये पावर्स हैं बस इन्हीं को आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ये कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर। ओके, आपने बेटा वो वाला क्वेश्चन मुझको भेजा नहीं। हाँ, मैंने तो उसको चेक किया, हम लोगों ने जो आंसर किया था वो सही था, लेकिन मैं चाह रहा था एक बार और उसको एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, हाँ टाइम नहीं है वरना आज ही बता दें। चलिए पहले तो इसको स्टॉप करें।